हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नाज़रीन, जो कुछ हमने कौमी असम्बली में देखा, बजट तकरीर की, शौकत तरीन साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने, उन्हें नहीं बोलने दिया गया। फिर उसके बाद 3 दिन तक असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नहीं बोलने दिया गया। फिर अचानक सुलह सफाई हो जाती है, कमेटियां बन जाती हैं। लेकिन यहां पर बुनियादी सवाल ये है कि ये मुल्क का निज़ाम क्या इसी तरह चलेगा? कुछ जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, क्या उस पर भी इसी तरह अपोजिशन और हुकूमत जो है एक दूसरे को वो ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं? ना पार्लिमान चल रहा है, ना हुकूमत ने जो अहम कानून साजी करने हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात करें, वो कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। नैब लॉस की तरफ तो जाना मेरे ख्याल में, और फिर दूसरी तरफ जो कश्मीर का मामला है, या जो अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से सिचुएशन चेंज हो रही है, लग रहा नहीं है कि इन अहम मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ आइंदा 6 से 9 महीने में भी बैठने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। अगर किसी मामले पर इन 3 सालों में वो मुत्तफिक हुए थे तो वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, और उसके लिए तमाम अपोजिशन जमातें या गवर्नमेंट की जमातें जो है वो आपस में मिल बैठकर इत्तेफाक राय से उन्होंने फैसला किया था। वही इत्तेफाक राय, वही कंसेंसस हमें बाकी कौमी मामलात में क्यों नजर नहीं आ रहा? ये अफसोस की बात है। लेकिन अगर फिर देखें तो वही चीज हमें रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है सिंध में, कि यहां से वफाकी वज़रा उठकर सिंध चले जाते हैं और वहां पर सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठाया जाता है, और यहां तक कहा जाता है कि जी मुख्तलिफ आर्टिकल लगा दें। कोई कहता है गवर्नर राज लगा दें, कोई कहता है जी 5000 रुपए पीपल्स पार्टी हड़प कर गई है, उसके जवाबात हम दें। फिर अगर बलूचिस्तान को देखें, यूजुअली बलूचिस्तान में ऐसा होता नहीं है, लेकिन गुज़श्ता एक 3-4 दिनों से जिस तरह हमने देखा कि बलूचिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत जिस तरह गुत्थम गुत्थ हैं, जिस तरह से अभी भी एक पुलिस स्टेशन में काफ़ी MPAs अपोजिशन के वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं। उनको सुना है कि मारा पीटा भी गया। ये क्या हो रहा है? ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो हम मरकज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन आपको लिए चलेंगे सिंध भी और बलूचिस्तान भी लिए चलेंगे कि आखिर ये हो रहा क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर साहब ज्वाइन करेंगे। आगे जाके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस डिबेट का हम आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलेदी साहब, और सना बलोच साहब किसी तारुफ के मुताद नहीं है, सेनेटर भी रह चुके हैं, BNP के बड़े सीनियर एक सियासी रहनुमा के तौर पर पाकिस्तान में उन्हें देखा जाता है, बड़े वेरी क्रिटिकल ऑफ द करंट रजीम और गवर्नमेंट, चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो या पाकिस्तान की बात हो। पहले हम आगाज़ करेंगे ज़हूर बुलेदी साहब से। ज़हूर बुलेदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे बजट पे और जो बलूचिस्तान में तरक्की वगैरह है उस पर भी, डिजिट्स पर और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर, बलूचिस्तान में आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। बड़े रख रखाव वाले सियासतदान भी हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल भी रखते हैं, बल्कि असम्बली ख़त्म हो जाए तो सारे इकट्ठे ही बैठते हैं, रात 7-8 बजे गपशप लगाते हैं। ये अचानक क्या होता है कि उनको उठकर, मतलब उन पर FIR दर्ज हो चुकी हैं, उन्हें मारा पीटा गया? ये क्या वजह है कि हमें वहाँ पर जो अदम बर्दाश्त ज़्यादा नज़र आ रहा है? जी सर। थैंक यू आदिल भाई, आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में दावत दी। मसला ये है कि जो 18 तारीख को वाक़या पेश आया है वो बलूचिस्तान की जो तारीख़ में एक बदतरीन वाक़या है। बलूचिस्तान असम्बली, बलूचिस्तान सूबा रवायतों का अमीन रहा है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े मुदब्बिर शख्सियात गुजरे हैं, लेकिन पता नहीं अपोजिशन को क्या हो गया है कि वो कोई 3-4 महीने से बिल्कुल वायलेंट होता जा रहा है। हालांकि हमने यहाँ पे काफ़ी कंसल्टेशन की, इनके कहने पे जो है इनकी रिक्वेस्ट असेंबली पे जो है एक बड़ा डिबेट हुआ, जिसमें उन्होंने PSDP पे और बलूचिस्तान की जो अपकमिंग बजट पे जो है उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था इजलास, उसमें उन्होंने अच्छे खासे जो है बातचीत वहाँ पे की, और मैं भी बैठा रहा। इससे पहले भी जो है सना भाई और बाकी दोस्त जो हैं असेंबली इजलासों में जो है इस पर काफ़ी बोलते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा चूँकि हमने एक अच्छा बजट दिया था, जिसमें कोई बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट है, कोई उसका हजम 584 बिलियन है, लेकिन उस दिन ये हुआ कि असेंबली के जो है जितने भी दरवाजे हैं
वो अपोजिशन ने जो है सारे ताले लगा दिए कि जी हम सूबाई बजट पेश नहीं होने देंगे, बिला कोई जवाज़। ना इन्होंने कोई इस तरह की बात की। हाँ, अलबत्ता अपने निजी महफ़िलों में और हमें आगे कहते रहे कि जी हमें पीएचडीपी का हिस्सा दें। अब आप देखें आदिल भाई, हर गवर्नमेंट है उसका अपनी विजन होता है, अपना जो है वो डेवलपमेंट मैनिफेस्टो होता है। अब उसमें जो पुराने अदवार में जो बंदरबांट की एक सूरत हाल थी, तो हम उसको डिस्कस करना चाह रहे थे। अब इस बात पे वो तेश में आ गए और उन्होंने जो है वो कोई 300-400 वर्कर कह सकते हैं, या हम तो उनको कहेंगे कि जी गुंडे थे, वो असेंबली पे धावा बोल दिया। वहाँ पे वज़ीर आला साहब की बेहुरमती की, हमारे जो हैं ट्रेजरी बेंचेस के अरकान को हरासा किया, दरवाज़े बंद किए, नाजिबाना अल्फाज इस्तेमाल किए, आवाज़ें कसी, नारेबाजी की। तो ये मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान की तारीख़ का जो है बदतरीन दिन था। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपोजिशन में हैं वो जो हैं वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, वो जो हैं बर्दाश्त के अलमबरदार हैं, उनके जो पैरोकार हैं उनकी जो है उन्होंने बड़ी, उनका तारीख़ी जो है बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इसके बरक्स अपोजिशन ने एक अमल किया और बलूचिस्तान में पहली दफ़ा नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया गया। पहले तो मुखालफत होती थी, लेकिन इस तरह की नफ़रत वाली सियासत जो है पहली दफ़ा हम देखते आ रहे हैं। तो इसमें जो है हम कहते हैं कि ये उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साहब, हमारे साथ सना बलोच साहब भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में, हमें थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे। तो ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखें ना, आप सना बलोच साहब जैसे लोग हैं जिनकी तारीख में देखें वो तो वायलेंट बिल्कुल नहीं रहे, बड़े वो पुरअमन सियासी वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं। इस वक्त भी 15-20 अपोजिशन के MPAs पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और वो अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाह रहे हैं। तो आप तो मतलब देखिए, आगे बढ़ के अगर जाम कमाल साहब नहीं कर सकते तो आपके तो सारे अपोजिशन वाले भी दोस्त हैं बुलेदी साहब, कुछ आगे बढ़ के मामला अच्छी तरफ लेके जाए ना। देखिए, मसला ये है कि ये जो 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये इन्होंने कभी भी जो है डेवलपमेंट इनका मकसद नहीं रहा है, इनका मसला भी नहीं रहा है। इन्होंने महरूमियों का कार्ड खेल खेल के जो है हुकूमतों में रहे हैं। इस दफ़ा जब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेस डिप्राइव्ड एरियाज़ के लिए 600 अरब का पैकेज आ रहा है, वफाक ने में अच्छा खासा जो है हमें प्रोजेक्ट्स दिए हैं, हर जगह सड़कें बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जो है हेल्थ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। 10,000 के करीब हमने टीचर्स भर्ती किए हैं, कोई 1400 के करीब हमने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर भर्ती किए हैं। आपके पास आऊंगा, लेकिन सना बलोच साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सना बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त एक तो ये कि आप गिरफ्तारी देने, इस वक्त आप क्या पुलिस स्टेशन में ही मौजूद हैं? जी, मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद। बलूचिस्तान ने तकरीबन हमारे 17 के करीब मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के वो एक केस दायर किया है जो उनको खुद भी समझ नहीं आता। हम जब यहाँ गिरफ्तारी देने आए तो भी उन्होंने हमारा रास्ता रोका करते, यहाँ आके बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम आपकी गिरफ्तारी भी नहीं लेंगे। भी उन्होंने दर्ज किया है। हमें खुद समझ नहीं आता इस हुकूमत की कंफ्यूजन का अंदाजा इस बात पे लगा सकते हैं। रही बात मेरे ख्याल में जो सवाल आपने ज़हूर साहब से किया कि बलूचिस्तान में ये जो हालात इस नैश तक क्यों पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान बहुत तदब्बुर से भरपूर एक सियासी जो है सूबा है, लेकिन अफसोस बात यह है कि हमने इनको कहा 3 साल से कि बलूचिस्तान आयल हैं, बलूचिस्तान के जितने पैसे हैं ये पब्लिक मनी है, इसको बलूचिस्तान में एक आउटकम बेस्ड डेवलपमेंट बजट हमें बनाना होगा। हम सालाना 400 से 5 अरब रुपए खर्च करते हैं डेवलपमेंट में, लेकिन अगर आपके हिसाब से ये बात दिन ब दिन जा रहा है। इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी रिसर्च पेपर हैं, जितने भी प्लानिंग कमीशन के अपने रिपोर्ट हैं, करंट इकोनॉमिक सर्वे जो अभी छाया हुआ है, हुकूमत इस तरह की चीजों को खातिर में नहीं लाते। ये समझते हैं कि ये हुकूमत का पैसा है, हुकूमत की मर्जी। हम ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनली ये अप्रोच गलत है। पैसा पब्लिक का होता है, हुकूमत तरजीहात मुकर्रर करता है। ठीक, अच्छा सना बलोच साहब, यहाँ कतई कलामी की माफी, लेकिन मैं सवाल बुनियादी यही है कि वाई ऑन द रोड्स एंड पुलिस स्टेशन, ये सारी बातें असेंबली में क्यों नहीं हो सकती? फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर आप ये सारा एहतजाज और बातें करें, बड़े वैलिड एतराज़ात हैं जो कि ज़हूर बुलेदी साहब उनके जवाबात देंगे, लेकिन ये सड़कों पर ये बात क्यों पहली दफ़ा बलूचिस्तान में पहुंच गई? और आप तो थाने में बैठे हुए, आप कह रहे हैं 17 MPAs इस वक्त गिरफ्तारी देने जा रहे हैं।
عادل صاحب اس میں بات یہ ہے کہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے کسی رولز آف پروسیجرز کے تحت چلتا ہے، ایک مینول ہوتا ہے، اپڈیٹ ہوتے گئے. اس میں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جو بجٹ ہوگا وہ فیبروری سے اپریل کے پری بجٹ سیشن ہوں گے. وہ ہے ہمارے رولز آف پروسیجرز کا کو کہتے ہیں کہ آپ کے 2 سال جو آپ نے پہلے بجٹ بنائے وہ فیلئر ہے، ٹوٹل فیلئر، کیونکہ بلوچستان میں تعلیم کی شرح 9% نیچے گئی، بلوچستان میں صحت کا شعبہ 12% نیچے گیا، بلوچستان میں جو اس کا اکنامک گروتھ ہے نہ صرف اسٹیگننٹ ہے، اب مائنس میں ہے، اور وہ ہم نے ڈاکومنٹڈ فیکٹس سامنے کو پروف کر کے دیا. بلوچستان میں سڑکوں پر حادثات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بلوچستان میں 1 میگا واٹ الیکٹرسٹی یا بجلی جو ہے 20 سالوں میں وہ اس کے سسٹم میں داخل نہیں ہوا. بلوچستان میں ایک پولیو اضافہ نہیں ہوا. بلوچستان میں 18 ٹھیک ہے. چلے ثنا صاحب آپ کے پاس واپس آئیں گے، اور پروڈیوسر صاحب اگر ثنا صاحب کو آپ کائنڈلی فون پہ لے لیں، ان کی آواز بار بار، اگر وہ اسکائپ پہ ہیں تو فون زیادہ ہوگا کیونکہ وہ ڈیبیٹ ایسی ہے کہ وہ ان کو سن پائیں. ظہیر بلیری صاحب، جو میں سمجھ پایا ہوں تعلیم کی شرح 9% گری ہے، جی ڈی پی آپ کی جو ہے وہ مائنس میں ہے. یہ کیا جو ثنا بلوچ صاحب باتیں کر رہے ہیں، آپ تو دعوے کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پتہ نہیں بڑا انقلاب آ گیا ہے، ہر طرف ہریالی ہے، وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. ثنا صاحب تو ہمارے اچھے دوست ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان کی فیکٹس اینڈ فگر دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ فیکٹس اینڈ فگر لاتے کہاں سے ہیں. دیکھیں، میں نے جو پہلے عرض کیا، بلوچستان میں ہر جو ہے ادارہ بہتر ہو رہا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لیں، ہیلتھ میں کافی بہتری آئی ہے. یہاں پہ جو ہے نئے میڈیکل کالج بن رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے ٹیچنگ ہاسپٹلس بن رہے ہیں. کوئی 8 ٹیچنگ ہاسپٹل ہم نے اپ گریڈ کر دیے ڈی ایچ کیو ٹو ٹیچنگ ہاسپٹلس. اس کے علاوہ کوئی 1400 ڈاکٹر ابھی ہم نے بھرتی کر کے جو ہے ڈپارٹمنٹ میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کافی بہتری آ رہی ہے. کوئی 29 سے قریب ہم نے ڈگری کالج بنا دیے. 9% کم ہوئی ہے نا تعلیم کی شرح. اب میں نے پہلے عرض کیا کہ ساتھ میں وہ بھی کہہ رہے ہیں گروتھ سٹیگننٹ ہے، مائنس میں گئی ہے. دیکھیں ثنا صاحب کے اپنے جو ہیں وہ فگرز ہیں، اس میں کوئی ان کی فگرز ہمیں پتہ نہیں کہاں سے وہ اٹھا کے لاتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں آپ جو ہے کاؤنٹر چیک کر لیں. ظہور صاحب آپ کے پاس آؤں گا، میں ذرا ان سے سورس پوچھ لوں. ثنا بلوچ صاحب، آپ یہ جو فگرز دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ سورس اس کا کیا ہے؟ نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ، نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو رپورٹ ہے NHDR UNDP پبلش 2020. عمر اسد صاحب نے اس کا پریفیس لکھا ہے. I was the part of the advisory council members. حفیظ پاشا صاحب is the author. Chapter 3 Measures of Inequality, Regional Inequality. وہ there you will find، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا صرف ایک پیراگراف میں پورے بلوچستان کی تصویر کشی کی. اچھا، اور آپ ثنا صاحب جو آپ کہہ رہے تھے تعلیم کی آپ نے بات کی اور وہاں پہ جو شرح ترقی کی بات کی، تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر کے پھر میں ظہور صاحب کے پاس جا رہا ہوں. اس میں دیکھیں عادل شاذب صاحب، ہم تقریباً 3 سال سے جب اسمبلی میں آئے ہیں، یہ واحد اسمبلی ہے جس میں سب سے زیادہ ہم نے بلوچستان کا ڈیولپمنٹ فریم ورک کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ یہ صوبہ دن بدن پسماندگی اور بدحالی کی طرف اس لیے جا رہا ہے اندھیروں کی طرف کہ یہاں پر جو ڈیولپمنٹ کا اپروچ ہے وہ کنسٹرکشن سینٹرک ہے، وہ کنکریٹ سینٹرک ہے، جس میں صرف بلڈنگیں بنتی ہیں، سیمنٹ بنتا ہے، اور جس میں روڈیں بنتی ہیں، اور وہ صرف ایسے پروجیکٹ کاغذوں میں ہوتے ہیں، فج ہوتا ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، وہاں پر ٹینڈر ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ بلوچستان کا جو اپروچ ہے وہ چینج ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بجلی پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں صرف 20% لوگوں کو بجلی میسر ہے اس وقت. ہمارے یہاں تقریباً 60% بلوچستان کی آبادی کو صرف 4 گھنٹے دن میں بجلی نہیں ملتی. ہمارے یہاں 60% سے 62% لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں. پورے بلوچستان میں ہمارے پاس ایک جو ہے کالج بھی ہمارے پاس پولی ٹیکنیک نہیں ہے. پورے بلوچستان میں جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے اسکول کا 12,000 ہیں، 7,000 ان میں سے بند پڑے ہیں، 18,000 ٹیچروں کا شارٹ فال ہے. ہمارا جو ریمیٹنسز ہے وہ 0 مائنس میں آ گیا ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں ہم آج سے 20 سال پہلے خیبر پختونخوا سے پیچھے تھا. ہم
आज ठीक है सना साहब, आपका बिल्कुल फिगर्स भी काफी सारे हो गए हैं और बड़ा जवाब देना पड़ेगा। जी ज़हूर बुलेदी साहब, ओवर टू यू। देखिए सना साहब तो मैंने पहले कहा कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी जो फिगर्स हैं वो हकीकत से पे मबनी नहीं है। अब इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नहीं है, 6 फंक्शनल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं, क्वेटा में भी है, हब में भी है, तुर्बत में भी है, सिब्बी में भी है। इसके अलावा जो उन्होंने बातें बताई, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारा हर सेक्टर इम्प्रूव कर गया है। हेल्थ सेक्टर में हमने 1400 डॉक्टर्स लगाए हैं, हमने जो है एक मेडिकल कॉलेज का आगाज़ किया है नसीराबाद डिवीज़न में। इसके अलावा जो है जो एग्जिस्टिंग हमारे मेडिकल कॉलेज थे उनकी सीटें हमने जो है डबल कर दी हैं अब, और डिस्ट्रिक्ट कोटा को हमने इंश्योर कर दिया है। जो एजुकेशन सेक्टर है, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि 10,000 टीचर्स हमने भर्ती किए हुए हैं, कोई 39 इंटर कॉलेजेस को हमने डिग्री का दर्जा दिया है, उनकी जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं हमने पूरी की हैं। हमारा जो है जो हायर एजुकेशन साइड है, तकरीबन हर साल हम 2.5 अरब रुपए जो है हम अपनी यूनिवर्सिटीज को दे रहे हैं। मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया है, सना बलोच साहब भी मौजूद हैं। इस डिबेट को हम इसी हफ्ते प्रॉब्ली वेंसडे थर्सडे तक होपफुली सना साहब को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आप भी उसमें अपना किरदार अदा करें कि ओपोजिशन और हुकूमत साथ में बैठ के असम्बली में ये डिबेट हो। इस डिबेट को जारी रखेंगे नाज़रीन। बड़ा बलूचिस्तान के इशूज़ हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि बाकी किसी इशू पर नहीं, इसी चीज़ से लीड करेंगे। बड़ा अहम सूबा है बलूचिस्तान। थैंक यू सो मच। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान के ज़हूर बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सना बलोच साहब जो कि काफ़ी बिजी हैं, इस वक्त अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में, वो हमारे साथ मौजूद थे। इस डिबेट को आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बलूचिस्तान के मामलात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी और स्पेशली पॉइंट हमारा यही है, चाहे वो मरकज़ हो या बलूचिस्तान असम्बली हो, वहाँ पर पोलराइजेशन है। मुल्क को आगे कैसे चलाना है, असम्बली के मामलात हों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें कहलाती हैं, उस पर ओपोजिशन और हुकूमत बैठने को नहीं तैयार। फिर अगर सिंध की बात की जाए तो 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब वहाँ पहुँचे, कल उनकी जो बयानात सामने आए वो हमने आपको तफसीलन इससे पहले वाले सेगमेंट में सुनाए। आज अभी शहबाज गिल साहब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और फवाद चौधरी साहब तो यहाँ तक कह गए कि जी अगली गवर्नमेंट पीटीआई की आनी है। और एक सवाल वो तवातुर से उठा रहे हैं कि सिंध को मिलने वाले 5,200 अरब रुपए कहाँ गए, पीपल्स पार्टी ये बताए। सिंध के वजीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस पे भी आपसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक विफाकी वजीर वहां पे पहुंच जाता है और आपकी कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क वो रेज कर रहे हैं। लेकिन पहला सवाल वो ये कह रहे हैं कि सिंध को मिलने वाले 5,200 अरब रुपए कहां गए, इसका जवाब पीपल्स पार्टी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, हमारे पास एक एक चीज़ का जवाब भी है, हिसाब भी है, और जितने भी फंड्स मिले हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाए गए हैं और जिनकी वजह से हमें जिस पैरामीटर जो है हमारा जो अवाम की अदालत है उससे हमें रिटर्न मिल रहा है। आप देख लें कि 2008-2013 से ज़्यादा नशिस्तें 2018 में मिली और फिर इसी तसलसल में जो भी बाई इलेक्शंस हुए हैं हमारे लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। और उसके बरक्स जिस के ये हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जवाब तो ये दें ना, हिसाब तो ये दें। जो जितने झूठ बोलते हैं ये लोग, इनके तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे केपी में इनकी अपनी सीट थी जहां पे वफाकी हुकूमत भी इनकी, सूबाई हुकूमत भी इनकी, पंजाब में इनकी सूबाई हुकूमत, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत, यहाँ इनकी वफाकी हुकूमत है, उसके बावजूद ये सब सीटें हारे हैं। कराची में जो इनकी सीट थी वो 6 नंबर पे ही आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे जीती है। लोगों मैंडेट दे रहे हैं, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को, उनकी शख्सियत को वोट दे रहे हैं। और पूरे सिंध में जो हमने परफॉर्म किया है इन सालों में, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। पैरामीटर तो ये है ना, मैंने कोई फवाद से या किसी और से तो वोट नहीं लेना ना, वोट तो मुझे सिंध की अवाम ने देना है।
میں نے اگر یہاں پرفارم کیا ہے، لیکن شاہ صاحب یہاں پہ دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کی اگر مقبولیت کو دیکھا جائے گزشتہ انتخابات سے آپ کو زیادہ پذیرائی بھی ملی، اور بائی الیکشن کراچی کے جو ہوئے مندو خیل صاحب نے جو سیٹ جیتی، پہلے وہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیتی تھی، اکثریت سے وہ جیتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ تو ٹرانسپیرنسی پہ اٹھا رہے ہیں، اور ابھی نہیں بار بار آ کے اٹھا رہے ہیں. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فیڈرل منسٹر، اگر فواد چودھری صاحب نہ ہو، اسد عمر صاحب چلے جاتے ہیں، وہ نہ ہو تو وہاں پہ گورنر صاحب اٹھ کے بیان دے دیتے ہیں. یہ سلسلہ کیوں نہیں رک رہا؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو واقعی آپ کے پاس جواب نہیں ہے یا آپ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں ان کو؟ ارے سر، ہم تو جواب بھی دے رہے ہیں، جواب ان کو عوام دے رہے ہیں نا، ہم تو جواب دے ہی رہے ہیں. یہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر آپ تو کہہ رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے ہفتے. فواد صاحب تو اسی ہفتے میں 2-3 دفعہ آ چکے ہیں نا آپ کے سامنے، جس طرح کی انہوں نے بیان بازیاں کی. اصل میں ان کی جو ترقی کا راستہ ہے نا پی ٹی آئی میں، وہ ہے بولیں اور دوسرے کو گالیاں دیں. ان کے خلاف جتنا بولیں یہ ترقی کے زینے جو ہے نا طے کرتے جاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے گا جو علی نواز ایوان بھائی صاحب نے جو کچھ قومی اسمبلی میں کیا، ٹریزری بینچز کی طرف سے جو کیا گیا، اب دیکھیے گا عنقریب وہ حلف اٹھائیں گے. یہ بھی اسی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں، جو آ کے یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ آ کے یہاں 140A کی بات کرتے ہیں، یہ خود انہوں نے پنجاب میں کیا کیا؟ منتخب لوگ تھے، بلدیاتی جو تھے، 2 سال رہتے تھے، انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا. یہاں پہ آ کے 140A کی وائز کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں ہمیں. پھر آ کے بڑا عجیب لگتا ہے جی وہ نالے بھی ہم صاف کرتے ہیں. اور بھائی اسی طرح کے کے ایم سی کے 44 نالے ہیں. یہ صرف 3 پی ڈی اے میں وفاقی حکومت اور ہم مل کر رہے ہیں، باقی 41 صرف سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور پھر جو ڈی ایم سیز کے سینکڑوں نالے ہیں، کوئی 500 کے قریب، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور یہ آ کے احسان جتاتے ہیں. صرف اعلانات، یہ بھی ڈیولپمنٹ جو آئی ہے فیڈرل. اچھا شاہ صاحب، پھر مجھے ایک چیز سمجھنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1 ارب جو لگا ہے، جتنے پیسے لگے ہیں اس کا حساب بھی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس بھی اچھی ہے. مجھے وہ وجہ سمجھنی ہے کہ ہر ہفتے میں اگر ایک آدھ منسٹر آ کے اور یہ ساری باتیں کر رہا ہے، کیا وجہ؟ کیوں؟ وائی سندھ؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. مطلب باقی جی بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے شاہ زیب بھائی. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں پوری کوشش کی گئی ہر طرف سے. وہ آر ٹی ایس نے بھی کر لی، جو لوگ ان کو اور سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی کر لی، انہوں نے بھی ایڑی چوڑی کے لگا لیے زور. سارے یہاں پہ جتنے پہلوان تھے سب کٹھے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، 2018 میں ہمیں زیادہ نشستیں ملی، تو تب سے آپ دیکھ لیں کبھی گورنر راج، کبھی پتہ نہیں کون سے 140A سے دوسرے بھی قوانین لے آتے ہیں کہ بس ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. یہاں پہ جو پرفارمنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں، وہ ان کو نہیں بھاتا. اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ پہلے تو یہ ہم پر الزام لگاتے تھے، 1 منٹ، جب یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو جی کراچی کے علاوہ باہر کی پارٹی ہے. اب جب کراچی میں ہمیں سیٹیں مل رہی ہیں، وہ سیٹیں مل رہی ہیں جو پہلے ہماری نہیں تھیں، اب یہ سب خوف زدہ ہیں کہ آگے جب الیکشن آئے گا اس میں تو ان کو بہت زیادہ مینڈیٹ مل جائے گا. تو اب آ کر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پروپوگینڈا کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. بڑا سب سے جو اچھا شاہ صاحب مختصر اگر بتائیے گا کہ وائی یہ فواد چودھری صاحب آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کافی قریب رہ چکے ہیں زرداری صاحب کے بھی، بلاول کے، آپ کی پارٹی میں رہ چکے ہیں. ان کو تو کوئی ذاتی جو وجہ، میں دشمنی تو نہیں کہوں گا، لیکن ذاتی اناج تو نہیں ہو سکتا نا پیپلز پارٹی. دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کیا میں کہوں کہ انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ تبھی میں نے کل کہا تھا کہ یہ ان کا چھوٹا پن ہے. آصف صاحب نے ان کو بہت عزت دی، یہ وہاں پہ چکر لگا. کل آصف صاحب اور پھر ان کی بہن کے لیے بات کر رہے ہیں. اب میں کیا کہوں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن اب کیا ان کے لیے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ جس پارٹی میں ہے اس میں ترقی کا زینہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کو کرٹیسائز کرو، ان کے خلاف الزام لگاؤ. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کو، ہم جب کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی بھی ہمارا جو بھی تعلق ہو، وزیر ہو یا کوئی بھی رہنما ہو، اس کی سرزنش ہوتی ہے، اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے، دوبارہ وزارت نہیں ملتی. یہ لیکن یہاں الٹ ہے.
یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جتنا جھوٹ بولو، جتنا کسی کے اوپر گالی گلوچ کرو، اس کے خلاف بولو، آپ ترقی کرتے جاؤ گے. اور آپ دیکھیں، آپ اٹھا کے چیک کر لیں نا کہ جو جتنا زیادہ بدتمیز ہے وہ ان کے ہاں اتنا مقبول ہے. ٹھیک، چلیں، ناصر حسین شاہ صاحب سندھ کے وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کی فواد چودھری صاحب بھی پروگرام میں آئے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج وہ بزی ہیں، کل یا پرسوں وہ ضرور تشریف لائیں گے. یہی سوالات، یہی اعتراضات جو سندھ کے وزیر اطلاعات نے اٹھائے، یہ ہم فواد چودھری صاحب کے سامنے رکھیں گے. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے. وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے آج بڑا ایک دلچسپ دعویٰ کیا قومی اسمبلی میں. وہ فرما رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بھی غریب کوئی انہیں نہیں دکھا سکتا اور کوئی بھی کچا مکان نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ تفصیلی گفتگو کریں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے. میرے صوبے میں آؤ، میں آپ کو پھراتا ہوں، مجھے کچا مکان دکھا دو تو میں کہوں گا کہ یہ ملک پیچھے جا رہا ہے. یہ عجیب فینومنا شروع کیا ہوا ہے کہ مہنگائی غربت. میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں جائیں پھریں، میں اپنے صوبے کے بات کرتا ہوں، آئیں میرے ساتھ پھریں، مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں تو پھر میں کہوں گا کہ تم بڑے سچ بول رہے ہو. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، یہ اپوزیشن کا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. ناظرین، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے قومی اسمبلی میں جو کہا، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ کے پی میں کوئی غریب نہیں رہ گیا اور کوئی کچا گھر نہیں ہے. ہم نے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے بڑا انہوں نے زبردست بجٹ پیش کیا، اس پر تفصیلی انٹرویو کیا. وقت کی کمی کے باعث ان کا باقی انٹرویو تو آپ کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم آن ایئر کریں گے. لیکن یہ سوالات چونکہ ضروری ہیں، آج کے حساب سے ٹائملی ہیں، کل تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا. تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ جی پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ کوئی غریب نہیں رہ گیا، ذرا سنیں ان کا جواب کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے، پاورٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیفینیشن پہ. خٹک صاحب کا بیان میں نے نہیں سنا، لیکن عادل میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں. ایک، جیسے یو این ڈی پی کی رپورٹ نے کہا جو پاکستان تحریک انصاف کی 8 سالہ حکومت ہے، اس میں سب سے زیادہ جو انکم انیکوالٹی کم ہوئی، سب سے زیادہ جو پاورٹی ریڈیوس ہوئی، وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی. اور وہ لیٹسٹ جو گورنمنٹ کا مکس سروے ہے وہ بھی یہ کہتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر آپ یہ سوچیں سندھ سے جو ہے وہ مقابلہ کر لیں، سندھ کی آدھی آبادی کراچی میں رہتی ہے. پاکستان کا سب سے امیر، سب سے اربنائز شہر ہے. کوئی خیبر پختونخوا کو حق نہیں کہ سندھ سے خیبر پختونخوا میں پاورٹی لیولز جو ہیں وہ بہتر ہو. لیکن آپ کوئی بھی سروے اٹھا لیں، اور آپ کو خیبر پختونخوا میں جو پاورٹی لیولز ہیں وہ سندھ میں بشمول کراچی کے فگرز بہت بہتر ہے. اور یہ دکھاتا ہے شاید کچھ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے، کچھ شاید پشتونوں کا اور خیبر پختونخوا کا کلچر ہے جو کہ زیادہ ایگالیٹیرین ہے، جہاں پہ لیبر فورس باہر سے جو ہے یہ اتنے زیادہ بلینز آف ڈالرز واپس لاتی ہے، جس سے خیبر پختونخوا میں پاورٹی میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے. نہیں جھگڑا صاحب، چلے کمی تو ہوئی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ جی بالکل ختم ہو گئے ہیں غریب یا کوئی کچا گھر نہیں ہے، ماننے والی بات نہیں ہے نا. عادل، اب دیکھیں نیشنل اسمبلی میں جب آپ سپیچ کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل فگر آف سپیچ ہوتی ہے. میرے سے کامنٹ کروانا جب میں نے ایگزیکٹلی سنا نہیں ہے تو میں شاید غیر مناسب ہوگا کہ میں کہوں. چلیں، تیمور سلیم جھگڑا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دفعہ. پھر تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا تفصیلی انٹرویو کے پی کے بجٹ پر، یہ آپ کل کے لائیو ود عادل شاہ زیب میں سنیے گا. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وزیراعظم عمران خان کے ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی، اور پھر شاہ محمود صاحب نے جو اسامہ بن لادن کے بارے میں فرمایا ایک انٹرویو میں، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. لیکن سوال میں یہیں پہ اٹھا رہا ہوں کہ خدا را ہمارے کابینہ کے باقی ممبران ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو آڈینس ہے، آپ پاکستان میں بات نہیں کر رہے، پوری دنیا آپ کی آڈینس ہوتی ہے، اور آپ اپنے ملک پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بھرپور تیاری کے ساتھ جائیے گا. لیکن اس پر تفصیلی گفتگو بریک کے بعد کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता 2 दिनों से हमारी मुल्क की क़यादत के 2 अहम रहनुमाओं के बैनुल अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, लेकिन बदकिस्मती से ये गूंज मज़बूत और मेयारी होने की बजाय मनफी और कन्फ्यूजन के हवाले से है। एक इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का है, जबकि दूसरा इंटरव्यू वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का है। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि जब आप किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपकी ऑडियंस जो है वो मकामी तो होती ही है, लेकिन बाहर की दुनिया होती है और उसका काफ़ी वसी पैमाने पर असर भी होता है। इसलिए आप बतौर स्टेट्समैन जो भी बात करते हैं वो आपकी मुल्क की पॉलिसी के तौर पर ली जाती है। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया से बात करते वक्त काफ़ी सोचो विचार और समझ कर बात करनी चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ करनी चाहिए। वापस आते हैं दोनों इंटरव्यूज़ की तरफ। पहले बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के इंटरव्यू की, जिसमें उनसे कई सवालात के अलावा उसामा बिन लादेन के हवाले से सवाल हुआ, तो बतौर वज़ीर ख़ारिजा इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, Simple statement. out of context. He was quoted out of context. And a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. शाह महमूद कुरैशी के यूं उसामा बिन लादेन से गैर वाज़ेह मुतालिक बयान को आलमी मीडिया ने बतौर ख़ास हाईलाइट किया। आज हेडलाइंस लगी हैं क्योंकि यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला हो रहा है, पीस प्रोसेस की बात हो रही है, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक पाकिस्तान दुनिया के लिए एक मरकज़ निगाह बना हुआ है। और एक ऐसे वक्त में अगर आप किसी एक फरीक की तरफ खड़े हो जाएं, मैं बात कर रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अफगानिस्तान के इंतहाई अहम चैनल और इंतहाई अहम जर्नलिस्ट तुलू चैनल के जर्नलिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने तालिबान के हवाले से जो बातें की, उससे एक इम्प्रेशन अफगानिस्तान में ये गया कि वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं तालिबान के अलावा, वो उन्हें पाकिस्तान इतनी अहमियत का हामिल नहीं समझता। हालांकि ऐसा नहीं है और हमें उनके इस इंटरव्यू के बाद मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है और ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान को ही ठहराया जाएगा कि जी आप ही तालिबान को मुसल्लत किया आपने एक दफ़ा फिर। वैसे वज़ीर ख़ारिजा के बयान के पीछे एक तारीख़ है और वो तारीख़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क की कानून साज असम्बली में उसामा बिन लादेन से मुतालिक दिया गया बयान था। मुझे कभी नहीं भूलता वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। अब उस वक्त भी इमरान खान के इस बयान को लेकर अच्छी खासी तनकीद हुई थी और आलमी सतह पर पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले ममालिक के बयानिए को तकवीयत मिली थी। वो क्यों तकवीयत मिली थी? उनका ये कहना था कि जी देखें ना, इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है जिससे लगता ये है, रिफ्लेक्ट यही हो रहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह गाहें फराहम करता है, जो कि पाकिस्तान की जो स्टेटेड एक हमारी पॉलिसी है वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और दहशत गर्दी की हर सतह पर मजम्मत भी करता है, लेकिन अगर यही स्टेटेड पॉलिसी हमारी तमाम काबीना के बयानात में भी झलके तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर वो नहीं झलकेगी, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल मीडिया से बात करेंगे, तो कन्फ्यूजन फैलती है और तासुर ये जाता है कि शायद पाकिस्तान एक कंफ्यूज रियासत है और फिर आपको सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। जैसा कि गुज़श्ता साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐवान में बयान के बाद उनके मौमन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ये कह रहे थे, ट्वीट्स उन्होंने की कि वज़ीर-ए-आज़म का मतलब ये नहीं था और वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर खामखा तनाज़ा खड़ा किया गया। आज भी यही हो रहा है और तासुर दुनिया के सामने ये जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को मालूम ही नहीं या वो ऑन बोर्ड ही नहीं कि मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। इसीलिए वो उसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने कोई बात करने की बजाय इस सवाल को पास करने का कह दिया। अब वज़ीर ख़ारिजा के बाद हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंटरव्यू की, जिसमें उनसे दीगर अहम मामलात के साथ साथ रेप के हवाले से भी बड़ा सवाल उठा। उस पर जवाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो भी दिया वो आपके सामने रख देते हैं। You were also quoted as saying that the practice of women wearing veils, quote, is to stop temptation. Not every man has willpower, you said. On increasing vulgarity, it will have consequences. And you were accused of rape victim blaming. How do you respond to that? It is such nonsense.
I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to... अब एक मुल्क के वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा बयान ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का बायस बन रहा है, बल्कि रेप का निशाना बनने वाली ख़वातीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने और उनको अपने रेप के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार ठहराने जैसा है। अफसोस की बात यह है कि ये बयान कोई पहली मरतबा नहीं दिया इमरान खान साहब ने, इससे पहले भी रेप के मामले पर इसी तरह से जुड़ी उन्होंने कोई बात की थी। ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। हमें एक माशरे को फैसला करना है। एक कई चीज़ें तो हम रोक नहीं सकते, बाहर से आती हैं, आप बाहर की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है, और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी जो हमें याद है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं, तो उससे होगा, कोई तो इसका इम्पैक्ट होगा ना। यहाँ पर नाज़रीन एक लफ्ज़ कहूँगा कि हमें कपड़े नहीं अपनी सोच बदलनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो हमने 2 बयानात उनके चलाए, वो इसे दुरुस्त समझते हैं जो उन्होंने कहा, और यही उनकी सोच है, क्योंकि 2 मरतबा उन्होंने यही बात दोहराई। इसलिए ये बात ज़ुबान से फिसलने या सियाक व सबाक से हटकर बयान करने का मामला नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान सुनने के बाद आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो सामने मेरी ये खबर गुजरी है कि टोबर टेक सिंह में 3 लड़कों ने एक 15 साला लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, और ज़ालिमों ने यही बस नहीं किया बल्कि उस लड़की की छोटी बहन जिसकी उम्र 8 बरस थी उसे भी बराना किया। अब वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद ये खबर पढ़कर मैं सोच में पड़ गया कि एक देहाती इलाके में एक 15 साला गरीब लड़की ने कैसा लिबास पहना होगा कि वहाँ के नौजवान, जो कि बकौल वज़ीर-ए-आज़म के यकीनन ना रिपोर्ट ना होंगे, इस लड़की का रेप करने पर वो मजबूर हो गए। और उस 8 साला बच्ची ने क्या पहना होगा कि उसको भी इन ना रोबोटिक लड़कों ने बराना कर डाला। इस वक्त ज़रूरत ख़वातीन के कपड़े बदलवाने की बिल्कुल नहीं है वज़ीर-ए-आज़म साहब, बल्कि हमें, मुझे भी, आपको भी, और जितने हम मर्द हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी है। बैनुल-अक़वामी सोशल जर्नल और वेबसाइट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक ख़वातीन के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 5वां है, जबकि रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे के मुताबिक ख़वातीन के लिए ख़तरनाक ममालिक में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये वजह जो है ये कपड़े नहीं हैं बल्कि हम मर्दों की निगाहें हैं। साल 2020 में योमिया पाकिस्तान में 11 ख़वातीन ज़्यादती का निशाना बनी, जबकि गुज़श्ता साल औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मजमूई तौर पर ख़वातीन पर तशद्दुद के तकरीबन 3000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे। तो हमें ख़वातीन के कपड़े नहीं, अपनी सोच बदलनी है। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।